अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, प्रोग्राम गहरी नज़र के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला आलमज़ेब हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दो तीन अहम मौज़ूआत पे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में भारतीय फ़िल्मों को बंद नहीं कर सकते, ये कहना है फवाद चौधरी साहब का। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात, PTI गवर्नमेंट के वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात हैं। दूसरा अहम टॉपिक, 75% तालिबात और 45% तलबा आइस नशा करते हैं, आइस नशे के आदी हैं, ये कहना है वज़ीर दाखिला शहरयार आफरीदी साहब का। और तीसरा अहम टॉपिक, फरवरी के दूसरे हफ्ते में बसंत मनाएंगे। बसंत त्यौहार को ज़ोर शोर और मौज मस्ती के साथ मनाएंगे, ये कहना है वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान साहब का। आखिर में हम बात करेंगे मशरक़ी तुर्किस्तान में जुल्म की अनमिट दास्तान। मशरक़ी तुर्किस्तान, जहाँ पे एगोर मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, वहाँ के मुसलमानों की क्या हालत इज़ार है, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आप नाज़रीन हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम के हमारे जो मेहमानान गिरामी हैं, उनमें डॉक्टर सदाकत अली साहब हैं, मनशियात के माहिर हैं। इस हवाले से वो हमें बेहतर बता सकते हैं कि जो फ़िगर वज़ीर इत्तलाआत साहब ने बताई हैं, शहरयार अफरीदी साहब ने, कि 75% तलबा और तालिबात, और वो भी इस्लामाबाद के स्कूल और जामियात में, क्या ये फ़िगर, क्या ये तनासब, क्या ये शरह दुरुस्त है या नहीं है? अगर दुरुस्त है तो ये किस कदर नई नस्ल को तबाह करने की एक प्लानिंग हो रही है, किस कदर ये मोहलिक है और किस कदर ये ख़तरनाक है। अगर ये फ़िगर दुरुस्त नहीं है और हम फ़र्ज़ करें कि ये तादाद इससे कम है, ये तनासब इससे कम है, तो फिर भी ये कोई अच्छी ख़बर नहीं है। हमें अभी सोचना ये है कि इसको हम, इसका तदारुक कैसे कर सकते हैं। तलबा और तालिबात को इस बुरी आदत से छुड़ाने की ज़िम्मेदारी किसकी है? असातिज़ा की है, जामियात के टीचर्स, प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स की हैं, या फिर जो मुतल्लिका इदारे हैं, ड्रग रेगुलेटरी इदारे, ये ज़िम्मेदारी उनकी है, या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों की है, और या फिर वालिदैन की है? ये हम जानेंगे डॉक्टर सदाकत अली साहब से। दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे एगोर मुसलमान। नाज़रीन किराम, ये मैं एक दुख के साथ अर्ज़ करूं कि शायद हम पाकिस्तानियों को इस बारे में मालूमात भी नहीं है कि एगोर मुसलमान कौन हैं, और हमारे पड़ोस में रहने वाले मुसलमान तुर्किस्तान, मशरक़ी तुर्किस्तान के मुसलमान इस वक्त किन मज़ालिम का सामना कर रहे हैं। अगर आप, बदकिस्मती ये है कि दुनिया जहाँ पे मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही होती है, दुनिया वहाँ पे खामोश होती है। कुछ यही कुछ किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। मशरक़ी तुर्किस्तान में भी एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ा रकबा मुसलमानों पे मुश्तमिल, लेकिन वहाँ पे मुसलमानों की जो हालत इज़ार है वो इंतहाई नागुफ्ता भी है। आप यकीन कर लीजिएगा कि जो सरकारी दफातर में मुसलमान जॉब्स करते हैं, उन्हें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं होती, उन्हें रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं होती। अगर रमज़ान का महीना है तो सहरी के लिए कोई उठ नहीं सकता, अपने घर में आग नहीं जला सकता, अपने घर में वो सहरी का इंतज़ाम नहीं कर सकता, और मसाजिद को मिस्मार किया जा रहा है। तलबा और तालिबात को पकड़ के उन्हें, उनका हिजाब ज़बरदस्ती उतरवाया जा रहा है, उनसे खींचा जा रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनकी इज़्ज़त को लूटा जा रहा है। और हर घर में एक चाइनीज़ हुकूमत ने एगोर मुसलमान और मशरक़ी तुर्किस्तान में हर घर में एक चाइनीज़ फ़र्द को रखा हुआ है, ताकि वो लोग उसके खादिम बने और वो शख्स हुकूमती निगरानी में उन लोगों के ऊपर नज़र रखे। इस कदर जुल्म की एक दास्तान है, इस पे हमने एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की है, वो भी हम मुलाहिज़ा करेंगे, देखेंगे। और इसके साथ साथ मशरक़ी तुर्किस्तान से एक मशरक़ी तुर्किस्तान की जो कम्युनिटी है एगोर मुसलमानों की, उनके नुमाइंदा मीर कामिल साहब भी हमारा साथ देंगे मशरक़ी तुर्किस्तान से। उनसे हम बेहतर हालात को जान सकते हैं कि वहाँ पे मुसलमानों पे क्या बीत रहा है। इसी तरह नाज़रीन हम बात करेंगे
फरवरी के दूसरे हफ्ते में हम बसंत त्यौहार मनाएंगे। ये कहना है वज़ीरी इत्तलाआत पंजाब गवर्नमेंट जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब का, जो उन्होंने 2-4 दिन कबल ये बात की। और इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि हुकूमत ऐसे त्योहारों की इजाज़त दे रही है। अगर देखा जाए तो इस त्यौहार में मुआशरे को एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचता है, जहाँ पे एक बहुत सारा पैसा ख़र्च होता है फ़जूल लहव और लैब में, इसके साथ साथ बहुत सारी कीमती जानें। क्योंकि ये तजर्बा हम पहले कर चुके हैं, हमने पहले इसको देखा है कि जब इस त्यौहार पे पाबंदी नहीं थी तो उस वक्त जब इस त्यौहार को मनाया जाता था, कितने मासूम बच्चों के गले कटे हैं उन तारों से, उन डोर से जो जिनसे ये खेला जाता है इस त्यौहार में। और एक खेल और खेल कूद की आड़ में मासूम बच्चों की जानें कट रही है, गले कट रहे हैं, वालिदैन और यानी घर वाले परेशान होते हैं। तो एक ऐसा त्यौहार जिसका यानी हमारे कल्चर के साथ, हमारी सकाफ़त के साथ, हमारे दस्तूर, हमारे रस्म रिवाज और सबसे बढ़कर हमारे दीनी इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे त्यौहार वही लोग मनाने का ऐलान करते हैं जो एक तरफ तो मदीना की रियासत की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि मदीना की रियासत हम बनाएंगे पाकिस्तान को। लेकिन मदीना की रियासत में तो इतना अमन था, इतनी शांति थी, वहाँ पे तो लोगों की जान, लोगों के माल, लोगों की इज़्ज़तें महफूज थी। और कभी तो हम बसंत जैसे हिंदुआना त्यौहार मनाने का ऐलान करते हैं सरेआम, कभी हम कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त 370 से ऊपर कुछ सिनेमा हैं, इसको हम 1100 तक बढ़ाएंगे, फ़िल्म इंडस्ट्री को फ़रोग़ देंगे। कभी हम इस तरह के बयानात देते हैं, कभी हम ये कहते हैं कि हम भारतीय फ़िल्मों के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। तो मेरे ख़्याल में पीटीआई गवर्नमेंट को, पीटीआई वर्कर्स को, पीटीआई कारकुनान को और पीटीआई लीडरशिप को इस बात का एहसास कर लेना चाहिए कि आप लोग मुआशरे के तर्जुमान हैं। मुआशरे की जो एहसासात हैं, मुआशरे के जो जज्बात हैं, आप उनकी तर्जुमानी करें, आप अपनी मनमानी ना करें। आप वो एजेंडा लेके ना आएँ जिनसे इस्तेमार खुश होता है, जिससे यूरोप खुश होता है, जिससे मगरब खुश होता है। आप पाकिस्तानी कौम के एहसासात को देखें, उनके जज्बात को देखें। पाकिस्तानी कौम में आप सर्वे करें, अगर कोई भी इस बसंत त्यौहार का यानी इसको पसंद करने वाला हो तो आप उसकी परसेंटेज को देखें, कोई भी ये नहीं चाहता। यानी कैसी अहमकाना बात है कि आप हुकूमती सतह पे एक ऐसे त्यौहार का ऐलान करते हैं, उसे मनाने का ऐलान करते हैं, जो सिर्फ ये नहीं कि हमारी मईशत को तबाह कर रहा है, बल्कि बहुत सारी कीमती जानें इस त्यौहार की आड़ में ज़ाया होती हैं, बहुत सारी माँओं की गोदें उजड़ जाती हैं, बहुत सारी माएँ वो ज़िंदगी भर गमगीन हो जाती हैं, रोती रहती हैं। तो ये मेरे ख़्याल में बिल्कुल ही अहमकाना फ़ैसला है। और इसके बाद हम बात करेंगे नाज़रीन, हमारे हुकूमत के तर्जुमान वज़ीर इत्तलाआत जनाब फ़वाद चौधरी साहब ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन आज उनकी एक बात जिसको हम ख़ास तौर पे डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कहा कि हम भारतीय फ़िल्मों पर पाकिस्तान में पाबंदी नहीं लगा सकते। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको शदीद हैरत होगी और सख्त हैरत होगी कि आप को शायद इस बारे में इल्म हो या ना हो, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी है। भारत तो बहुत दूर की बात है, जम्मू कश्मीर में हमारे पाकिस्तानी चैनल्स चलाने पर पाबंदी है। और दूसरी तरफ सिर्फ ये तो मैंने एक मिसाल दी है कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हमारे कितने आर्टिस्ट चले गए भारत, कितने फिल्म स्टार चले गए, कितने एक्टर्स चले गए, उनके साथ क्या सलूक हुआ भारत में, वो आप सब के सामने हैं। वो सब पूरी पाकिस्तानी कौम उसको जानती है, मुआशरा उससे आशना है, उससे लाइलम नहीं है। ये तो खैर एक अलग बात है, लेकिन देखें एक तरफ इंडिया भारत कश्मीर में क्या कर रहा है, वहाँ पे आए रोज़ मजालिम ढा रहा है, वहाँ पे आए रोज़ मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है, वहाँ पे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, ख़वातीन को शहीद किया जा रहा है, औरतों को ज़िबा किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, माओं की गोदें उजड़ रही हैं, और यानी लड़कियों के, बीवियों के सुहाग उजड़ रहे हैं, और जवानों के खूबसूरत जवानी से हाथ धोना पड़ रहा है।
एक तरफ तो वो सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि हम भारतीय फिल्मों को यानी बंद नहीं कर सकते। मुझे बताइए, आपके पास पाकिस्तान में कोई इस तरह की चीज़ नहीं है? पहली बात तो ये है कि आप मदीना रियासत की बात करते हैं तो इस चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है मदीने की रियासत में कि आप फिल्म इंडस्ट्री को फ़रोग़ दें या फिल्मों को यानी फ़िल्मों को आप प्रमोट करें और इससे आप अपनी मईशत को बेहतर करें। ये कौन सी लॉजिक है, कौन सी मंतिक है? यानी हमारी मईशत का इन्हिसार अब फिल्मों के ऊपर हो गया। यानी क्या हमारे पास कुछ और चीज़ नहीं है? क्या हम तालीमी इदारों को नहीं बढ़ा सकते? एक हुकूमत का तर्जुमान है, आप ये भी कह सकते हैं कि हम आईटी को लेके आएंगे पाकिस्तान में, हम तालीमी इदारों को लेके आएंगे, हम यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाएंगे, हम यहाँ पे हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाएंगे, यहाँ पे हमारे पास इतनी जामियात हैं, इतनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, मज़ीद इतनी हम बढ़ाएंगे। ये बात नहीं है हम सिनेमाघर को बढ़ाएंगे 1100 तक उसकी तादाद पहुंचाएंगे, हम भारतीय फिल्मों को यहाँ प्रमोट करेंगे, अपनी फिल्म इंडस्ट्री को और हम अपनी मईशत को उसके ज़रिए बेहतर बनाएंगे। मेरे ख़्याल में ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे सिर्फ ये नहीं कि पीटीआई गवर्नमेंट यानी वो उस पर आवाम हंसती है, उसका मजाक उड़ाती है, ये गैर संजीदा चीज़ें हैं। आप देखें, फ़िल्म इंडस्ट्री अगर आपने उसको प्रमोट करना है तो आप अपने पाकिस्तान में थोड़े आपके पास टैलेंट है, आप उसको उजागर करें। पहले तो इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने करना ही है और आप समझते हैं कि आपकी मईशत का इन्हिसार अब फिल्मों के ऊपर है तो फिर आप अपनी फिल्मों को बनाएं। आपके पास पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, आपके पास इतना टैलेंट है कि भारतीय फिल्मों में आपके पाकिस्तान से एक्टर्स जाते हैं, आपके पाकिस्तान से मौसीकार जाते हैं, सिंगर जाते हैं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी फिल्मों में उनके लोग आए हों। आप अपने लोगों को सपोर्ट करें, अपनी इंडस्ट्री को खुद सपोर्ट करें। आप ये कह रहे हैं कि हम भारतीय फिल्मों के ज़रिए अपनी मईशत को बेहतर बनाएंगे, अपने कल्चर को फ़रोग़ देंगे। आप ये नहीं देख रहे कि भारतीय फिल्मों में पाकिस्तान का क्या चेहरा दिखाया जा रहा है। यानी हैरत हो रही है। एक तरफ वो आपको दहशतगर्द करार दे रहे हैं अपने ड्रामों में, अपनी फिल्मों में, अपनी मीडिया में, अपने आम मुआशरे में, अपनी मार्केटों में, अपनी बाज़ारों में, अपने मंदिरों में, हर जगह पे वो आपको टेररिस्ट के नाम से याद करते हैं। वो आपको पूरे पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दे चुके हैं और उन्होंने पूरी दुनिया में लॉबिंग कर रखी है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। पूरी दुनिया में उन्होंने ये डंडोरा मचाया हुआ है। अपने सफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करके उन्होंने अमेरिका को भी कायल किया है और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को उन्होंने कायल इस बात पे किया हुआ है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है। पाकिस्तान में तभी तो हमारे पास क्रिकेट के स्टेडियम वीरान हैं, तभी तो हमारे यानी इंटरनेशनल सतह के टूरिस्ट हमारे पास नहीं आते। ये क्या वजह है? किसने हमारे खिलाफ ये चाल चली है? ये हम सबको पता है। ये इंडिया ने चाल चली है, भारत ने ये चाल चली है। हमें दुनिया में जो बदनाम किया गया है, दहशतगर्दी वो खुद कर रहा है। कुलभूषण यादव हमारे पास वही भेज रहा है और उज़ैर बलोच वही भेज रहा है। ऊपर से दहशतगर्दी का लेबल भी हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। मुंबई अटैक उन्होंने खुद किए थे, आज तक उन्होंने पाकिस्तान को सबूत भी नहीं दिया, लेकिन आज तक वो दुनिया में ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मुंबई अटैक पाकिस्तान ने किए हैं। एक बम धमाके को लेकर उन्होंने पूरे पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिया है। पूरी दुनिया के सामने उन्होंने अपनी फिल्म में वो पाकिस्तान का गलत चेहरा दिखा रहे हैं। अपने इंडियन लोगों को, इंडियन मुआशरे को, इंडियन सोसाइटी को वो यही समझा रहे हैं अपने मीडिया के जरिए। आप जरा उनका मीडिया तो देखें, उनका मीडिया सुबह शाम पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा होता है, भौंक रहा होता है। ऊपर से आप उन्हीं लोगों की फिल्मों को अपने मुआशरे में प्रमोट करेंगे और ये नहीं देखते कि इंडियन फिल्मों ने हमारे मुआशरे को किस कदर बर्बाद किया है, किस कदर हमारे मुआशरे को अखलाकी गिरावट का शिकार बनाया हुआ है। ये चीज़ें हम सारे जानते भी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये मदीना रियासत बनाने वाले किन चक्रों में पड़ गए हैं। और मुझे फिर अफसोस है, इनके ऊपर मुझे कोई दुख नहीं है। ये लोग शायद किसी एजेंडे के तहत काम कर रहे हों, करने दें इनको, लेकिन वो लोग, वो उलमाए किराम जो जाके इनकी सपोर्ट करते हैं, मैं यहाँ पे नाम किसी का नहीं लेता, बिला तफरीक मैं सबके सामने ये अर्ज करूं, ठीक है आप सपोर्ट करें, हम भी करते हैं। हुकूमत का हर अच्छा इकदाम हम सराहते रहेंगे, सराहते रहे हैं और सराहते रहेंगे, लेकिन
जहां पे इस्लाम मुखालिफ, आपके कल्चर मुखालिफ बात हो रही है, आपके सकाफत के मुखालिफ बात हो रही है, कम से कम वहां पे भी आप एक वीडियो पैगाम जारी करें कि यहां पे मदीना की रियासत वाले अच्छा नहीं कर रहे हैं। जिस तरह आप सरेआम सपोर्ट की वीडियो जारी कर देते हैं कि खान साहब को सपोर्ट किया जाए, आप अगर इस तरह बसंत जैसे त्यौहारों पे आप एक तनकीदी वीडियो भी शाया करें, जिस तरह लोग वहां पे आपकी बात मान रहे हैं, शायद यहां पे भी आपकी बात मानी जाए। ये कौन सा दोगलापन है? इस तरह मुआशरे को खोखला किया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हुकूमत के सारे इक़दाम गलत हैं, लेकिन हुकूमत जो भी हुकूमत हो, वो पीटीआई की हो, वो मुस्लिम लीग नून की हो, वो पीपल्स पार्टी की हो, वो एमएमए की हो, वो हुकूमत अवाम की तर्जुमान होती है। ये खुद आके इन मनसबों पे नहीं बैठे हुए, इनको हमने यहाँ पे बिठाया हुआ है। चाहिए ये कि हमारे एहसासात की तर्जुमानी करें। ये किन लोगों के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं? हमने इनको वहां तक पहुंचाया है, हमने इनको वजीर आजम तक पहुंचाया है, हमने इनको वजीर बनाया है, हमने इनको एमपीए एमएनए बनाया है, हमने इनको मुशीर बनाया है। चाहिए यह कि ये अवामी जज्बात की तर्जुमानी करें। कभी आपकी अदालतों के फैसले गैरों के इशारों के मुताबिक आते हैं, कभी आपके यानी पॉलिसी गैरों के इशारों के मुताबिक बनती है, कभी आपके तालीमी निसाब को गैरों के इशारों के मुताबिक चेंज किया जाता है। ये कौन सी खेल खेला जा रहा है? आखिर आप इस कौम के तर्जुमान हैं, आप इस कौम के नुमाइंदे हैं, आपको इस कौम ने सेलेक्ट किया है, कौम की तर्जुमानी करें। इस पे बहुत शदीद रद्द अमल आया है। सिर्फ ये नहीं है कि चंद दिन कबल आए रोज़ इस तरह के बयानात आते हैं। हमारी गुजारिश है पीटीआई लीडरशिप से, इमरान खान साहब से, पीटीआई के वर्कर से, पीटीआई के कारकुन से कि ज़रा होश के नाखुन लें। चंद दिन कबल शराब के हवाले से ऐसी बेहुदा बात की गई जिस पे ऊपर पूरे पाकिस्तान की लोगों ने, बल्कि जो अक़लियती बरादरियाँ थी उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। और वही इकबाल ने जो कहा था कि ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, वही कुछ हुआ। एक अक़लियती रुकन पार्लियामेंट में करारदाद पेश की और हमारे मुसलमानों ने उसको मुस्तरद कर दिया। ठीक है, वो अलग बहस है कि एक इस्लामी रियासत में अक़लियतों के हुकूक़ को मद्देनज़र रख के, उनकी आज़ादी को मद्देनज़र रख के शराब पे पाबंदी लगाई जा सकती है या नहीं, ये एक अलग बहस है। लेकिन उसके बाद एक हुकूमत का एक ज़िम्मेदार, हुकूमत का एक तर्जुमान जाके मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, टीवी चैनल पे, टॉक शो में, लाइव टॉक शो में वो ये कह रहा है कि ये सस्ती शोहरत है, और उसकी जो एक अक़लियत है, एक अक़लियती रुकन है, वो भी उसी की पार्टी का है, लेकिन उसकी हौसला शिकनी की जा रही है। उसके बाद ये बसंत का मामला आया, उसके बाद अभी भारतीय फिल्मों का आया, उसके बाद सिनेमा घरों का आया। बहुत सारे फैसले अच्छे भी किए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। ख़ासकर हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। ये इस तरह पाकिस्तानी कौम इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करती। ये गलत फहमी है। इससे कबल बहुत बड़े बड़े यानी हुक्मरान आए, बड़ी बड़ी पार्टियां बरसर इक़्तिदार आईं, उन्होंने अवाम के एहसासात को मद्देनज़र नहीं रखा, अवाम के एहसासात के साथ खिलवाड़ किया, अवाम के जज्बात को मजरूह किया, और फिर उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सागर साहब। जी वालेकुम सलाम। सागर साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहें सर, आपने वक्त दिया। सर, बात कर रहे हैं, 2-3 अहम टॉपिक हैं। पहली बात ये कि वज़ीर इत्तलाआत फ़वाद चौधरी साहब ने कहा कि हम भारतीय फ़िल्मों को पाकिस्तान में बंद नहीं कर सकते। सर, भारतीय फ़िल्में पाकिस्तान में बंद क्यों नहीं हो सकती? और फिर हुकूमत, ज़ाहिर बात है ये यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमारी तर्जुमानी करने के लिए हैं, लेकिन हुकूमत अक्सर फ़ैसले ऐसे आते हैं जो मुआशरे की तर्जुमानी, कौम की तर्जुमानी नहीं करते, बल्कि अल्लाह जाने वो किन इशारों पे चल रही होती है। तो इस जो बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? हमारी मईशत क्या भारतीय फ़िल्मों की मोहताज हो गई है, या हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री भारतीय फ़िल्मों के बग़ैर वो प्रमोट नहीं हो सकती, उसमें बेहतरी नहीं आ सकती? आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि हर हुकूमत की अपनी तरजीहात होती हैं। जी। पाकिस्तान की कुछ इस तरह की सूरत हाल है कि मैंने देखा पिछले तो 15 करीब हुकूमतें आ रही हैं जी। ये बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जरूरत के खामखा
भारत की गोद में गिरने की कोशिश करते हैं। ये समझते हैं कि इस तरह के इकदाम से वो भारतीय हुकूमत को अपनी हम नवाई पे मजबूर कर लेंगे या उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इस तरह हमारे इन इकदाम की ना तो उन्हें परवाह है, वो जो हमें जूते की नोट पे नहीं लिखते, सीधे मुंह हमसे बात नहीं करते। ये तो बड़ी घटिया हरकत है। इसके दो हैं। अगर भारतीय फिल्में पाकिस्तान में लगती हैं, पहले तो बात सीधी की है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो जाएगा जी। और ये बड़ी हैरान को बात है। इधर तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जो ड्रामे हैं, जो फिल्में, उन पे इस पे केवल की पाबंदी लगाई हुई है। इस वक्त नहीं चल रही पाकिस्तान में केवल पे कोई इंडियन ड्रामा फिल्म नहीं चल रही। लेकिन हैरत अंगेज बात है, फवाद चौधरी साहब सिनेमाओं में वो फिल्में लगवा रही हैं। वो तो बात हमारी भी समझ से बाला करा। ये तो ऐसा है कि गुड़ खाओ और गुड़गुड़ से परहेज करो। और मैं ये समझता हूँ कि इसके हमारे छोड़िए और तो आप मुआशरती तो जो होंगे वसरात तो होंगे ही, लेकिन इसका हमारी मैशत पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान में अगर एक आम इंसान की तरह और सोचे तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पहले कौन सी कोई इतनी मजबूत इंडस्ट्री है, तो वो तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे बेचारे। फवाद चौधरी साहब को फायदा पहुंच रहा हो तो वैसे उनके बयानात सीरियस लेने वाले होते तो नहीं, वो तो अजीब अजीब तरह की बातें कह देते हैं। तो सर, एक तरफ भारतीय फिल्मों में जो पाकिस्तान की तस्वीर दिखाई जाती है, एक दहशतगर्द के तौर पे, एक टेररिस्ट के तौर पे, हमारे मुसलमानों को टेररिस्ट के तौर पे पेश किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत का कश्मीर में जो खून रेजी है वो भी चल रही है। सर, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के यानी आप क्या कहते हैं कि क्या हमारे इस तरह की बयानबाजी से कश्मीरियों को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी, उनको दुख नहीं होगा? मेरे भाई, मैंने तो आपको कहा है कि वो ये तो बहुत बात की, ये तो बहुत इब्तदाई बातें हैं ना कि इससे हमारी माशरत को नुकसान पहुंच रहा है। हमारे जो नजरिया है पाकिस्तान का वो डगमगा रहा है। जो हमारे सोसाइटी के बहुत बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। और आलमी सतह पे हमारा जो इमेज है वो बहुत बिगड़ रहा है कि वो दहशतगर्द बना के पेश करते हैं। लेकिन मैंने आपसे गुजारिश की कि हमारी हुकूमतों के या तो इनका कोई जो आपस का कोऑर्डिनेशन है मेरी समझ से बाला तर है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये टीवी में चैनलों पर पाबंदी लगा दी है इंडियन प्रोग्रामों की। यहाँ पर एक शक्ल नहीं आ सकती, इंडिया की तस्वीर भी नहीं आ सकती, और सिनेमाओं में फवाद चौधरी साहब उनकी फिल्में लगवा रहे हैं। तो ये तो समझ से बड़ा बात है। बाकी इनके नुकसान से किसको इनकार है? कोई जाहिर ही होगा जो कहेगा कि इसको फायदा भी पाकिस्तान होगा, तो काम ही होगा। लेकिन क्या किया जाए, ये लोग अगले दिन बने हुए हैं और जिसका जो जी आता है मुंह में लाभ जगह आपक देता है। तो उनके बयानात ही ऐसे होते हैं कि जिन पर तबसरा ही कोई नहीं किया जा सकता, सवाए इससे कि पता नहीं किस हालत में जब वो बयान दे रहे होते हैं तो उनकी उस वक्त ज़हनी और जिस्मानी हालत क्या होती है, वो नॉर्मल भी होते हैं या नहीं होते। अच्छा सर, इससे कबल हमने देख लिया बहुत सारी हुकूमतें आई। रिसेंटली मियाँ साहब की हुकूमत थी PMLN की, उनके पास भी कुछ इस तरह के वज़ीर थे जो बिल्कुल उनकी ज़ुबान उनके काबू में नहीं थी। तो अभी PTI की गवर्नमेंट में भी कुछ वज़ीर और मशीर उनके ऐसे हैं जिनकी इस तरह की बयानबाजी, जिस तरह आपने भी फरमाया, वो सामने आती रहती हैं, जिससे अवाम का एक रद्द-ए-अमल भी सामने आता है। तो इस तरह की बयानबाजी हुकूमत के लिए कोई मुश्किल बना सकती है या अवाम और हुकूमत के दरमियान एक गैप और दरार का सबब बन सकती है? बुनियादी मुश्किल जब उनके वजीर जब बाहर जाके मुर्गियों से मुलाकातें करेंगे और उनको अपनी हुकूमत में लाने की बातें करेंगे, तो इससे क्या होगा? बेड़ा गर्क तो हो गया। वैसे तो उनकी माशी पॉलिसियों ने माशाल्लाह उनका हिसाब किताब कर दिया, तो रहे सही तसर इस तरह के बयान निकाल देते हैं। पाकिस्तान में वो पॉपुलैरिटी नहीं रही इस हुकूमत की जो जिसकी बुनियाद पर ये आए थे, जो इलेक्शन लड़के आए थे। तो इस तरह की बेहुदा बयान आपसे जा रहा है, हुकूमत को नुकसान ही होगा वही। और हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। वो जीवन तो कभी वो लंदन में जाके किसी लीडर से मुलाकात कर तस्वीरें बनवा लेते हैं, कभी वो
कह देते हैं कि जी उनको अपना वजीर को बन जाएगा, तो ये नहीं होगा, वो उनको पता ही नहीं लगता वो बयान किस, उनको वो नोटिस लेता है हुकूमत में या नहीं, या क्या किसके इशारे पे वो काम कर रहे हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ सूरत हाल। हम्म। अच्छा सागर साहब, दूसरे टॉपिक के हवाले से एक सवाल पूछूंगा। वज़ीर दाखिला शहरयार अफरीदी साहब ने कुछ इंकिशाफात किए हैं और जो बिल्कुल सनसनीखेज़ भी हैं और परेशान कुन भी हैं कि पाकिस्तान इस्लामाबाद के बहुत सारे यानी अक्सर तालीमी इदारों में 75% तलबा और तालिबात आए इस नशे के आदी हैं और इस नशे के शिकार हैं। तो सर ये जो फिगर हैं, ये जो तनासुब है, ये दुरुस्त हो सकता है? ये बड़ा तशवीशनाक है सर। ये इस्लामाबाद में नहीं, लाहौर में भी यही सूरत हाल है, कराची में भी यही सूरत हाल है। बहुत तेजी से नौजवानों में, खास तौर से जो मदारस, ये जो हैं लड़कियां जो मखलूत माहौल में पड़ती हैं, उनमें ये नशा बहुत तेजी से फैल रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है। बाकी तो 75% नहीं होगी तो 60% होगी, लेकिन ये है कि बहुत तेजी से नौजवान नशे में गुजारत हो रही है। तो सर आप क्या समझते हैं, जब ये सूरत हाल है तालीमी इदारों की, तो यही बच्चे और यही तलबा तालिबात इस मुल्क की, इस धरती का मुस्तकबिल हैं, तो ये हमारा मुस्तकबिल तो बड़ा यानी हमें तारीख दिखाई दे रहा है। 100% सही बात है, तारीख का बड़ा भयानक दिखाई दे रहा है हमारा मुस्तकबिल। हमें कोई चीज भी जो है, देखिए ना, ये मुल्क किस नजरिए से हमने हासिल किया था, और हमने तो इसको इस्लाम की तजुर्बागाह बनाना चाहा था, हमने इसको मनुष्यात की तजुर्बागाह बना लिया है। हम तो यहाँ इस्लामी निज़ाम नाफिज करने का अल्लाह से वादा करके आए थे। तो हालांकि 25 साल बाद मुल्क का टूट जाना इस बात की निशानी थी कि अल्लाह ताला ने हमें इबरत का मौका दिया था, समझने का मौका दिया था, लेकिन नहीं समझते। और रोज बरोज जो है वो आपने देखा, बहुत तेजी से हम अपनी नजरियाती बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। बहुत तेजी से हम अपनी जो नजरियाती, जो हमारी सरहदें हैं, उनसे पीछे हट रहे हैं। और अजीब व गरीब तरह के बस विचूसों का मुरब्बा बने हुए हैं, समझ आती नहीं कुछ। जो हमारे उलमाए कराम वो भी सियासत में ही दखल दे रहे हैं, वो भी कौम की, देखिए ये बात होती है, जो जिन कौमों की कोई नजरियाती तरबियत होती है, कोई मजहबी तरबियत होती है, वो उन्हें तो इन बातों का पता होता है। अब ये नौजवान नस्ल को क्या पता है? अगर किसी बच्ची को पता हो कि ये नशा, ये जिस्म को ही नहीं तबाह करता, ये रूह को भी खा जाता है, ये इसके कितना गुनाह है, ये क्या चीज है, तो वो ऐसा क्यों करे? उन्हें पता ही नहीं गया बेचारों को, उनको क्या, और वो फिल्में दिखा देते हैं इंडिया की ड्रामे। और जो आप इस बात को छोड़े, आपको भी इंडिया समझना, जो पाकिस्तानी ये चैनल 2-4 जो ड्रामे दिखाते हैं, ये मेरा ख्याल है इतने गंदे ड्रामे तो इंडिया में कोई नहीं दिखाता हो। ये तो शादीशुदा औरतों के इश्क दिखा रहे हैं, ये तो तलाकशुदा औरतों के इश्क दिखा रहे हैं, ये तो शादीशुदा लोगों के नजायज ताल्लुकात दिखा रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं पाकिस्तान। चलें जी, बहुत शुक्रिया सागर साहब, सलामत रहें, आपने वक्त दिया। नाजरीन, सागर साहब ने भी अपने तशवीश का इजहार किया है, और यकीनन अगर सूरत हाल यही है जिस तरह शुरू में मैंने अर्ज़ किया, यही सूरत हाल है, या फिर अगर इससे कम भी है, तो ये कोई अच्छी ख़बर नहीं है। मुतल्लिक़ा इदारों को, असातिज़ा को, वालिदैन को इस बात का सख्ती से नोटिस लेके मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत को इस बारे में तहक़ीक़ात करनी चाहिए। और ज़ाहिर बात है, जब ये सूरत हाल है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी हो सकती है, और जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को, पाकिस्तानी बच्चों को, तलबा और तालिबात के मुस्तक़बिल को तारीख़ बनाया जाए, उन्हें नशे का आदी बना के उन्हें तालीमी सरगर्मियों से दूर रखा जाए। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके अगले मेहमानों से जो मज़ीद हमारे टॉपिक्स हैं उस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन अभी हम बात करेंगे एगोर मुसलमानों के हवाले से। एगोर मुसलमान जो कि मशरक़ी तुर्किस्तान में आबाद हैं, वहाँ के मुसलमानों पे क्या कुछ गुज़र रहा है, ये एक लंबी दास्तान है, जुल्म की एक अनमिट दास्तान है। इस हवाले से हम सबसे पहले तो हमने एक डॉक्यूमेंट्री पैकेज तैयार किया है, उसे मुलाहिज़ा करते हैं। उसके बाद हम वापस आके मीर कामिल तुर्किस्तानी साहब से बात करते हैं और वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, क्योंकि एगोर मुसलमानों के लिए आलमी सतह पर बहुत बड़ी आवाज़ बुलंद हो गई है। अमेरिका जैसे ममालिक ने आवाज़ बुलंद की है और यूरोप और मगरब के बड़े बड़े ममालिक ने अपनी आवाज़ को एगोर मुसलमानों के लिए बुलंद किया है। यहाँ पे एक बहुत ही अहम नुक्ता है कि तुर्किस्तानी मुसलमानों के लिए अमेरिका का आवाज़ बुलंद करना क्या हमदर्दी है या फिर पाक चाइना दोस्ती को मुतासर करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश। इस हवाले से पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के इक़दामात उठाने होंगे। इन मुसलमानों के हक़ में चाइनीज़ हुकूमत के साथ बातचीत करनी होगी। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले हम उस डॉक्यूमेंट्री को मुशाहिदा करते हैं, उसके बाद वापस आके इस हवाले से तफसीलन बात करते हैं। एगोर मुसलमानों के हक में लॉन्ग मार्च। तुर्की में एगोर मुसलमानों के हक में एक लॉन्ग मार्च का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद मशरकी तुर्किस्तान या सिंकियांग के मजलूम एगोर नस्ल के मुसलमानों पर किए जाने वाले मजालिम की तरफ आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल करवानी है। एगोर मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए होने वाला ये लॉन्ग मार्च 450 किलोमीटर तवील और पैदल है। इसमें तुर्क इंसानी हुकूक के कारकुनान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और सिंकियांग से ताल्लुक रखने वाले एगोर मुसलमान शिरकत कर रहे हैं। इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करने वाले सिंकियांग से ताल्लुक रखने वाले एगोर मुसलमान मोहम्मद एगत ओगलू ने अनातोलिया खबर रसां एजेंसी से बात करते हुए कहा कि मशरकी तुर्किस्तान में रहने वाले मुसलमानों को इंतहाई मुश्किल हालात का सामना है और हुकूमत ने लाखों मुसलमानों को मजहब और अकीदे की पादाश में जेलों में कैद किए रखा है। उनका मजीद कहना था कि उनकी दादी मशरकी तुर्किस्तान में तन्हा जिंदगी बसर कर रही है, ना तो वहाँ जा सकते हैं और ना ही उनकी कोई और मदद कर सकते हैं। ये तारीखी मार्च तारीखी शहर इस्तांबुल से शुरू हुआ है और दारुल हुकूमत अंकारा में इख्तिताम पजीर होगा। 17 दिसंबर सोमवार के दिन लॉन्ग मार्च के शुरका तुर्क शहर खोजा तक पहुँचे थे। इस लॉन्ग मार्च का मकसद आलमी बरादरी के साथ साथ इंसानी हुकूक की तंजीमों, तुर्क हुकूमत, अरकान पार्लिमान और खासकर मुस्लिम ममालिक की तवज्जो मशरकी तुर्किस्तान में बरपा इंसानी अलमिये की तरफ मबजूल करवानी है, क्योंकि मुसलमान ममालिक इस हवाले से चुप साधे हुए हैं। सिंकियांग एगोर मुसलमानों का आबाई मस्कन है, जिनको आजकल चीनी हुकूमत की तरफ से सख्त पाबंदियों का सामना है। शरी पर्दा, दाढ़ी रखना, सौमो सलात की पाबंदी, शरीयत के मुताबिक शादी और दीगर रस्म रवाजात को इस्लामी अंदाज से सर अंजाम देने पर नामालूम मुद्दत कैद की सजा दी जा सकती है। री एजुकेशन सेंटर के नाम पर कैंप नुमा जेलों में 10 लाख से जायद एगोर मुसलमानों को कैद किया गया है, जिनको इस्लाम मुखालिफ ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इस्लाम से रूगर्दानी और कम्युनिज्म की ताजीम दिल में रासिख करने की तालीम दी जाती है। कैद मुसलमानों को हराम खाने खिलाए जाते हैं और उनको ये बावर कराने की कोशिश की जाती है कि मजहब अफ्यून के नशे से बढ़कर कोई चीज नहीं है। एगोर मुसलमानों को तालीम दी जाती है कि उनका ताबनाक मुस्तकबिल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, न कि दीन इस्लाम के साथ। कम्युनिस्ट पार्टी के तराने की मश्क उनको करवाई जाती है और गुनगुना कर पढ़ने का हुक्म दिया जाता है। एगोर मुसलमानों पर इस तरह की पाबंदियों को तकरीबन सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन हालिया बदतरीन हालात जदीद दौर में मीडियाई वसाइल की जिद्दत और कसरत की वजह से सामने आ रहे हैं, जिनका हल निकालना जदीद दौर की इंसानियत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आप नाजरीन को खुश आमदीद। ये थी एगोर मुसलमानों की वो सूरत हाल जिस पे दुनिया खामोश है। एक अरसे से दुनिया खामोश थी, लेकिन अभी बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ें उठने लगी हैं और अमेरिका जैसे ममालिक ने आवाज़ उठाई है कि एगोर मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है, वहाँ पे मजालिम हो रहे हैं। सवाल अगरचे ये एक अच्छी है, इंसानियत के नाते एक हमदर्दी है, लेकिन
यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल यह है कि कश्मीर में एक अरसे से नस्ल कुशी हो रही है मुसलमानों की, फ़लस्तीन में हो रही है, बर्मा में मुसलमानों को ज़िबा किया जा रहा है, अफ़गानिस्तान में बम और बारूद की बारिश हो रही है, कश्मीर में बच्चों को शहीद किया जा रहा है, फसलों को तबाह किया जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है। कश्मीर, अफ़गानिस्तान, फ़लस्तीन, लीबिया, इराक़, शाम, यमन, हर जगह पे मुसलमान ही की नस्ल कुशी हो रही है। वहाँ पे अक्सर जगहों पे या तो अमेरिका बज़ाते ख़ुद उस जंग में यानी उस जंग का यानी मास्टरमाइंड है या इस जंग को लीड कर रहा है, जैसे अफ़गानिस्तान में या इराक़ में जो उन्होंने फसादात किए हैं, वहाँ पे तो इंसानियत की नस्ल कुशी उन्हें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन यहाँ पे एक और मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाना, मैं ये नहीं कहता कि आवाज़ उठाना कोई अच्छा इक़दाम नहीं है, लेकिन क्या ये ऐसा मुमकिन है कि यहाँ पे अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग चलें कामिल साहब को ले लेते हैं, मीर कामिल साहब हैं, एक और के जो हुकूक़ हैं उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मीर कामिल साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहें सर, आपने वक्त दिया। सर, एक और मुसलमानों की के हवाले से बात हो रही है। मशरिक़ी तुर्किस्तान में मज़ालिम की एक दास्तान है सर, वक्तन फ़वक्तन सुनने में आ रहा है तो दिल बड़ा दुखी हो रहा है। अभी इस वक्त की क्या सूरत हाल है? बहुत अरसा हो गया आपसे बात की हुई, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या फिर मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं? बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहे हैं कि वहाँ हालात कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं गया। 130 साल से मुसलसल वहाँ पर जुल्म, वो हुकूमती दहशतगर्दी बढ़ रहे हैं, रोज बरोज बढ़ रहे हैं चीन के। यानी अभी तो वहाँ की सिचुएशन ये है कि वहाँ एक सकाफती कत्ल-आम है। यानी मशरिकी तुर्किस्तान को बगैर छत के एक झील बनाया हुआ है, जहाँ हर परिंदे के, हर इंसान के सारे हरकतें कंट्रोल किया जाता है, देखा जाता है। तो यानी हर जगह कमरे, टॉयलेट से लेकर हर जगह कमरे लगा हुआ है। यानी सूरत-ए-हाल ये है कि वहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसे एक माहौल में चीनी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी तहरीक, कोई भी हरकत का होना मुमकिन ही नहीं है। ये हालात चीन ने तकरीबन 10 साल से पैदा किया हुआ है कि वहाँ 3-4 आदमी भी इकट्ठा बैठ के जो भी बात करें, फौरन पुलिस आके उनसे गुफ्तगू की मजबून पूछा करते हैं। रास्ते में टेलीफोन कंट्रोल किया जाता है कि क्या इसमें क्या मैसेज है, किससे मुलाकात हुआ, किससे नहीं, किसी से भी रोक कर ये इंचार्ज 10 साल से जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में असल में चीन को कोई खौफ, यानी वहां पर चीन को कोई भी तहदीद नहीं है। उइगुर लोग पुरअमन कौम है, यानी अमन के साथ चीनियों की तरह हुकूक के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन चीन ये नहीं चाहते। चीन अपने वन बेल्ट वन रोड की हिफाजत और उसके अमन इस्तक़रार के लिए यानी पूरा 25 मिलियन उइगुर मुसलमानों को यानी सकाफती कत्ल-आम, कौमी कत्ल-आम में रखा हुआ है। अच्छा, तो क्या कामिल साहब, तो क्या वन बेल्ट और वन रूट के अमन और इस्तिक़लाल की खातिर क्या मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है? क्या सवाल ये है कि क्या मुसलमान उसमें रुकावट बन रहे हैं या वहाँ पे कोई तखरीबकारी में मुलविस हैं? क्यों फिर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? असल में यहाँ चीन के अपने खौफ का बड़ा रोल है। यानी मुसलमानों का कोई इसमें दखल नहीं है। मुसलमानों ने वहाँ कोई ऐसी तहरीक चलाया नहीं है। सिर्फ वहाँ पे यानी छोर हर वक्त डरपोक होता है, डरते रहते हैं कि मैंने ये छुड़ाया है, बाद में मुझसे इसकी शायद मुतालबा न करे। ये उनका चीन का गवर्नमेंट का अपना साइकोलॉजिक मसला है। वो समझते हैं कि ये जगह मकबूजा जगह है, यहाँ मैंने कब्जा किया हुआ है, एक दिन आएगा ये उइगुर लोग उठेंगे और मेरा खिलाफ यहाँ आजादी का तहरीक चलाएगा। यही खौफ की वजह से और अपने अंदर के बहुत सारे मसले हैं, चीन के अंदर भी बहुत सारे मसले हैं जिन पे चीन निमट नहीं पा रहे। तो इस सूरत में
वो डरा हुआ है कि कहीं यहाँ से कोई खराबी निकले, यहाँ की सलामती में कोई मसला पेश आए तो मेरा वन रोड का प्रोजेक्ट या बर्बाद हो जाए। यही खौफ में उसको जुल्म पर यानी जुल्म की तरफ माइल किया। फिर भी यानी जालिमों का खास तौर पर जितना इस्लामी दुनिया आप देखें, जहां भी मकबूजा जगह है वहां काबिज हुक्मरान ने कभी भी मुसलमानों के साथ या मकबूजा मिल्लतों के साथ कभी भी अदालत से पेश नहीं आया। पूरा तारीख शाहिद है कि जहां जो जगह मकबूज है वहां के अवाम को खत्म करने की कोशिश किया गया। हमें भी यही जुल्म का हम शिकार हैं कि हमें खत्म किया जाए, उइगुरों को चाइनीज बना दिया जाए। अभी आपको पता है कि वहां पर हर शहर, हर गांव, हर जगह यानी कैंप खुला हुआ है, री एजुकेशन कैंप कहा जाता है जी। क्या कहेंगे, ये इंटर कॉन्सर्न कैंप कहा जाता है। 2 किस्म का कैंप है वहां पर जी। एक किस्म का ये है कि यहाँ चीनियों ने अभी 5 साल से यानी कौमी नंबर शुरू किया हुआ है। यानी आपको नंबर दिया जाता है कि शहरियती नंबर ये शिनाख्ती कार्ड का नंबर नहीं है जी। वो नंबर देते हैं कि ये आदमी किस तरह चीन से वफादार है, किस तरह वफादार नहीं है। इसके एक मुआयन तायन किया हुआ है, ये पूरा चीन में जारी है। हर एक शहरी का एक मुआयना ये यानी और नंबर होता है। उस नंबर के मुताबिक यानी चीन कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरीट की तरफ से ये उसकी तारीख, उनके वालिदैन, उनकी दादा परदादा, ये सारा कुछ चेन बेन किया जाता है। उसके बाद उस आदमी के फैमिली पर नंबर दिया जाता है कि ये खौफनाक फैमिली है या ये तरबियत की जरूरत महसूस करने वाला फैमिली है। इस तरह उन लोगों ने पूरे शहरियों को खास तौर पर ये जो है इस वक्त एक लेबोरेटरी के तौर पे लेबर के तौर पे अब मशरक़ी तुर्किस्तान एक लेबोरेटोर बन गया है इस कानून का। अच्छा मीर कामिल साहब, अभी देखने में ये आ रहा है कि अमेरिका और यूरोप के कुछ ममालिक, मगरिब के ममालिक एक और मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये एक साजिश है पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है उसे मुतासिर करने के लिए। बाज़ लोग इसको हमदर्दी करार दे रहे हैं। आप बतौर तुर्किस्तानी किस नज़र से देखते हैं अमेरिका का या यूरोप के दीगर ममालिक का, मगरिब के बड़े बड़े ममालिक का एक और मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, असल में बात यह है, ये सारा ये जो आइडियोलॉजी है ये चीन की तरफ से यानी मीडिया में सर्विस करने वाला फिक्र है। ये हर जगह तुर्की में भी यही करते हैं कि नहीं जी, ये जो उइगुरों के हक में जो भी बात कर रहे हैं ये तुर्की और चीन का रिश्ता खराब करने के लिए लाया गया है। दूसरा ममालिक में भी यही है। ये चीन का एक चाल है एक किस्म का। और खास तौर पर हमारे हक हुकूक पर कभी भी यानी यूरोप में न यानी गर्ब ममालिक ने कभी भी समीमियत के साथ, दिल के साथ हमारे साथ तारीख में कभी भी नहीं दिया, कभी हमारे साथ नहीं दिया, क्योंकि हम मुसलमान हैं। वो उनका फितरत ही यही कि मुसलमानों के साथ नहीं देते। हमारे साथ खेलने का, कोई खेल खेलने का या चीन के खिलाफ हमें इस्तेमाल करने का कोई सोच रख सकता है, लेकिन हम भी इसके फर्क में या हम भी इसको जानते हैं कि वो किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको 130 साल से मुसलसल तौर पे आपको खत्म करने के लिए, नस्लकशी के लिए आपको दीन से, आपकी इस्लामी कदर और मिल्ली सदर हर चीज से आपको सकाफती कतलाम करके आपको बिल्कुल चाइनीज बनाने के लिए, चीनी कौम बनाने के लिए आपको कोशिश किया जा रही है मुसलसल तौर पर। ये इसको कोई भी इंसान, अपने आप को इंसान समझने वाला कोई भी मुसलमान तो और भी दूर की बात है, इंसान समझने वाला कोई भी इसकी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपको पता है
कितने सालों से उइगुर मुसलमान लोग वहां से भाग रहे हैं, हजारों की तादाद में, कोई तुर्की जा रहे हैं, कोई मलेशिया, कोई इंडोनेशिया। ये क्यों जा रहे हैं आखिर? पाकिस्तान में आए हुए कितने लोग हैं हमारा, वो वहां पाकिस्तान के नेशनल के लिए हुए है, 60 साल से जा रहे हैं। ये वहां से भागने का सिलसिला 60 साल से जारी है। ये जो अपने मुल्क छोड़ के दूसरा मुल्कों में गुर्बत की जिंदगी इख्तियार करने का ये सिलसिला क्यों शुरू होता है आखिर, अगर वहां जुल्म ना हो? ये एक चीज है कि यहाँ जो राइटर्स है वो तरफदारी कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का मरकज है। ये इस समझ की वजह से दुनिया में जो भी वाकयात आए वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं। जो भी उधर कोई काम हो, ये नहीं, ये पाकिस्तान के लिए हो। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। दुनिया में हर किस अपने आप को मरकज समझते हैं। ये इसको थोड़ा खुले जहन से सोचना चाहे। अच्छा, एक अहम बात यह है कि उम्मत इस वक्त जो है गफलत में सोई हुए है। सब तस्लीमियत के मुती बनने के, यानी सफेद झंडा, हर जगह सफेद झंडा निकाल के अपने आप को मुजरिम समझने के, या इस तरह के साइकोलॉजी में मुब्तला है। यानी दीन के दुश्मनों में हम मुसलमानों के यही हालात में अपने उम्मत की शऊर, उम्मत के विजदान, इसको खत्म किया हुआ है। इस वजह से ये है कि मुसलमानों को किसी भी जगह ना कहने का जुर्रत नहीं होता, किसी भी जुल्म पर, किसी भी पर ना कहने पर जुर्रत नहीं करते। यानी अब देखिए, ना कहना मुल्क के लिहाज से, किसी भी मुल्क, किसी भी कौम के लिहाज से ना कहना उसके विकार को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाते हैं, उसकी इज्जत को बढ़ाते हैं। लेकिन आप देखिए मुसलमान मुल्कों में जहां भी जुल्म हो रहे हैं, जहां भी मुसलमान कब्जों में है, वहां पर कौन ना कह रहे हैं, ना के अल्फाज वहां ऊंचा। अब खास तौर पे हम पड़ोसी हैं पाकिस्तान के साथ। अच्छा अमीर कामिल साहब, यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि पड़ोसी हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान से जाहिर बात है उम्मती मुस्लिमा के हर दर्दमंद की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, चाहे वो फ़लस्तीनी हों, कश्मीरी हों, तुर्किस्तानी हों, अफ़गानी हों, या बर्मा के मुसलमान हों, शाम के हों, इराक़ के हों, यमन के हों। लेकिन इस वक्त आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान चाइना के साथ बात करे एक और मुसलमानों के हवाले से, तो क्या ये मसाइल हल हो सकते हैं? और अगर हल हो सकते हैं तो पाकिस्तान ऐसी बात क्यों नहीं कर रहा? क्या यानी अपने मफादात इतने अजीज़ हो गए हैं कि हम एक अपनी उम्मत को, अपने मुसलमान भाइयों को इसी तरह कटते और मरते अपने मफादात की खातिर देखें और उस पर बात ना करें? बिल्कुल, ये बात मैं एक मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि पिछले साल फरवरी में कजाकिस्तान ने जो ये शंघाई तशकीलात का मेंबर है, खास तौर पर चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान से भी अच्छा है। तो कजाकिस्तान ने पिछले साल फरवरी में चीन को डिप्लोमेटिक नोटिस दिया है इन कैंपों के, री एजुकेशन नाम के इन कैंपों की वजह से नोटिस दिया, और नोटिस देने पर इक्तफा नहीं किया। उसके बाद मुसलसल नोटिस देते रहे। पिछले हफ्ता 2000 कजाक मुसलमानों को जो उनके कैंपों में बंद था उसको रिहा कर देना और कजाकिस्तान आने पर इजाजत देने का चीन के साथ उसने एग्रीमेंट साइन किया। आप देखिए वहां उसने ना कहा चीन के इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए, लेकिन इसका कजाकिस्तान और चीन के बीच का कोई भी कारोबारी, इक्तिसादी, सियासी, कोई भी रवाबती को कोई असर नहीं पड़ा। ये एक दिल के विजदान की बात है। अगर पाकिस्तान इस वक्त चीन के साथ सलीके के साथ, डिप्लोमेटिक जुबान के साथ इस हालात को सामने रख सकता है, बात कर सकता है, और इस सिलसिले में बात करें तो पाकिस्तान और के चीन के दोस्ती में यह अगर खलल नहीं आ सकता, इसमें पाकिस्तान के विकार, पाकिस्तान की इज्जत चीन के सामने और भी बढ़ेगा। इस बात में ये बात असल में पाकिस्तान के लीडरों को, सियासतदानों के इस बात का समझ नहीं है। वो समझते हैं कि हम अगर इस बात करेंगे तो हमारे लिए मसला बनेगा। जी
मसला बनेगा और चीन के साथ हमारे जो राब्ता है वो कमजोर पड़ जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान अपनी खुद एतमादी को खो बैठा है। पाकिस्तान की सियासतदानों को अपनी कुव्वत के, अपनी तारीख से लिए हुए, इस्लामी सकाफत से लिए हुए, ईमान से लिए हुए ताकत का अंदाजा ही नहीं है। वो लोग ये समझते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं, चीन का मोहताज है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम अगर जहां जुल्म हो रहे वहां हम खड़े हो जाएं, अपने पांव पे खड़े होकर हम उसके खिलाफ आवाज उठाए, वो दुश्मन भी हमें इज्जत की नजर से देखना शुरू कर देते हैं। ये बात सब पाकिस्तानी लीडरों को ये बात नहीं समझा सकते, यानी समझते नहीं है मेरा ख्याल। चलें जी, बहुत शुक्रिया मीर कामिल साहब, सलामत रहें, आपने वक्त दिया। जी नाजरीन, अभी तलबा और तालिबात के आइस के नशे के आदी होने के हवाले से डॉक्टर सदाकत अली साहब को हम लेंगे, उनसे हम बात करेंगे कि वज़ीर दाखिला साहब ने जो फ़िगर और जो आदाद शुमार पेश किए हैं, यानी एक जलसे में उन्होंने ये बयान किया है, यकीनन ये सूरत हाल बहुत अफसोसनाक और तशवीशनाक है। अगर बेआईनी ही यही सूरत हाल है कि हमारे इतने ज़्यादा तादाद में तलबा और तालिबात इस यानी मूजी मरज़ में मुब्तला हैं और इस गंदी बीमारी में मुब्तला हैं, और यकीनन ये एक लम्हे फ़िक्रिया है हमारे लिए, हमारे तालीमी इदारों के लिए, स्कूल के असातिज़ा के लिए, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा के लिए, जामियात के असातिज़ा के लिए, वालिदैन के लिए, और फिर हुकूमती जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके लिए। क्यों यानी हमारी नई नस्ल को इस तरह बर्बाद करने के यानी कौन हैं ये लोग जो नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं? क्या हुकूमती इदारे इतने गाफिल हो चुके हैं कि हुकूमती इदारों में इस तरह मंशियात सरेआम उसका बाज़ार गर्म हो और बच्चे और बच्चियां उसमें मुब्तला हों और उसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए? और इतनी कसीर तादाद में तो छुप भी नहीं सकते जो तादाद शहरियार अफरीदी साहब ने बताई है। तो इसमें बेसिकली ज़िम्मेदारी किसकी है ये भी हम जानेंगे। प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश है अगर डॉक्टर साहब का नंबर मिल सकता है तो उन्हें कॉल मिलाएं, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं जो शहरियार अफरीदी साहब ने एक जलसे में बात की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या जलसा था कि हमारे इस्लामाबाद के स्कूल में तालीमी इदारों में 75% तलबा और तालिबात आइस नशे के आदी हैं। डॉक्टर साहब, आप इस शोबे के माहिर हैं और इस हवाले से आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। क्या ये तादाद इतनी यानी ज़्यादा तादाद ये काफ़ी तशवीशनाक है? डॉक्टर साहब, अगर ये ख़बर इस तरह है, दुरुस्त है और यही है तादाद फ़िगर यही हैं, तो क्या कहते हैं ये हमारी नई नस्ल और हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए किस कदर ख़तरनाक होगी? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये उन्होंने ऐसे ही बात कर दी, कोई सर्वे नहीं हुआ बस। अच्छा। मंजर में वो चीजें सामने आ जाएगी एक दो दिन में, बस उन्होंने बात करनी थी वो कर दी। इसका हकीकत से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है कि इस्लामाबाद के स्कूलों में 75% तालबात और 45% जो तलबा हैं वो नशा कर रहे हैं या आइस का नशा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अनहोनी बात है। अमेरिका में भी जी किसी स्कूल में ज्यादा से ज्यादा 9% तलबा जो है वो ये नशे के इस्तेमाल में पाए जाते हैं। स्कूल लेवल के ऊपर 9.1% तो अमेरिका में होता है। पाकिस्तान में शरह छोटी उम्र में नशा करने की अमेरिका से बहुत कम है जी। पाकिस्तान में बढ़ती हुई उम्र के साथ नशे के जो इम्कानात हैं वो बढ़ते हैं। जो बढ़ती है तो नशे के इम्कानात बढ़ते चले जाते हैं। और 15 साल से छोटी उम्र के लड़के जो स्कूल में पढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा जो नशा करते हैं वो सिगरेट का और चरस का करते हैं। और आइस के नशे का कोई इम्कान इस उम्र में नहीं पाया जाता, क्योंकि आइस वो पहला नशा नहीं होता जो कोई इस्तेमाल करता है। ये कोई चौथा पांचवा नशा होता है जब कोई आइस इस्तेमाल करता है। तो इस बात का तो बिल्कुल खारिज इम्कान है जी। आप यूँ समझें कि जैसे गैर जिम्मेदाराना, बगैर सोचे समझे बोलना और खाली बयान का यही हिस्सा जो है उनका कोई गलत नहीं था। इसी बयान का एक दूसरा हिस्सा था कि ये बड़ी तशवीश की बात है कि
जी जो लड़कियां हैं जिन्होंने आगे चल के हमारी नस्ल को आगे चलाने का जरिया बनना है, जी तो इस जी। तरह के अल्फाज भी थोड़े काबिल तराजी थे जो कि उन्होंने बोले थे, उस पर गौर ही नहीं की पहली बात के अंदर। तो आप यूं समझ लें कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हैविंग सेड दैट, असल बात यह है कि पाकिस्तान में नशे की बीमारी और उसकी शिद्दत बढ़ती जा रही है, और ये ज्यादातर यूनिवर्सिटियां जी जो है इस मसले से दो चार हैं, और खास तौर पर जो यूनिवर्सिटियां बड़ी नामी गिरामी यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ नशे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। इसी सिलसिले में जो लाहौर की एक सबसे बदनाम यूनिवर्सिटी है इस मसले में, उनके लिए हमने एक सर्वे किया था जी कुछ साल पहले, 3 साल पहले सर्वे किया था। तो उस वक्त 32% ऐसे तलबा थे कि जो सिगरेट पीते हैं, 68% सिगरेट भी नहीं पीते थे, बेहतर। और 32% जो कि सिगरेट पीते हैं उनमें से कोई 16% थे जो सिगरेट के अलावा चरस या शराब का इस्तेमाल भी जिन्होंने कर रखा था। लेकिन रेगुलर बुनियादों पर जो लोग नशा करने के आदी थे वो 8% थे, और जो एडिक्ट थे वो 4% थे। एडिक्ट वो होते हैं जिनका जिस्म नशे के मुखालिफ चलना शुरू होता है, और आदी वो होते हैं जो कि डेली बेसिस पे नशा करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने भी फरमाया कि पाकिस्तान में ख़ासकर बड़े जामियात में ये रुझान बढ़ता जा रहा है नशे का, तो डॉक्टर साहब इसमें बुनियादी ज़िम्मेदारी हम किस को ज़िम्मेदार ठहराएंगे? असातिज़ा को, या मुतल्लिका इदारों को, या फिर हुकूमत, या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों को? यानी किसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस पे नज़र रखे, इसके रोकथाम के लिए इक़दाम करें? ये इस तरह इसमें जिम्मेदारी का तयन नहीं किया जा सकता। जैसे कोई जुर्म होता है तो हम जिम्मेदारी तयन करते हैं कि फलां जिम्मेदार है, फलां बंदे ने ये जुर्म किया है। अमेरिका में भी जिस कदर अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी आप देख लें, या यूके में भी आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी देख लें, तो वहाँ आपको नशे का मसला जो है दीगर आम यूनिवर्सिटियों की निस्बत ज्यादा नजर आएगा। इसका मतलब कहने का ये है कि यूनिवर्सिटियों में जो तलबा पढ़ते हैं, अगर कि उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बहुत ऊंचा होता है, लेकिन जो लाइफ स्किल्स हैं वो उनकी बहुत पसमानदा होती है। यानी वो अपनी पढ़ाई की तरफ चूंकि बहुत गहरी तवज्जो देते हैं, तो उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना उनके लिए मुश्किल होता है, और उनके और बहुत सारे मसाइल होते हैं, जैसे उनकी वर्किंग मेमोरी के मसाइल होते हैं, उनकी इम्पल्सिविटी के अचानक सोचे समझे बगैर कोई फैसला कर लेना या कोई बात कर देना जिसका बाद में उनको खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसी तरह अपने बिहेवियर पे गौर ना करना, क्योंकि वो सीखा नहीं होता उन्होंने। तो जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है ये हमें लाइफ स्किल्स नहीं सिखाती, ये हमें जिंदगी को मुंतजिम करना नहीं सिखाती, ये जिंदगी को मुनज़्ज़म करना नहीं सिखाती, बल्कि ये हमें कोई बात का टेक्निकल एजुकेशन मिलती है, बाज़ का हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ताकि आप देखें कि जो लोग CSS करते हैं जी, तो उनको भी बाद में ट्रेनिंग दी जाती है कि इंतजामी अमूर कैसे चलाने हैं। तो चूंकि तलबा और तालबात पढ़ाई में मगन होते हैं और उनके वालिदैन उनको कोई जिम्मेदारियां भी नहीं देते लाइफ के बारे में, और उनकी जिम्मेदारियां वालिदैन अपने कंधों पर उठाए रखते हैं। तो जब अमली जिंदगी में ये लोग आते हैं और इन्हें स्ट्रेस पेश आती है या इन्हें दूसरे लोगों से मुश्किलात का सामना होता है, तो ये घबरा के फिर कोई शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जो कि ड्रग्स हो सकती हैं, शराब हो सकती है, और इस तरह की चीजें होती हैं। तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले अगर चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स नशे से दूर रहें, और अगर वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे नशे से दूर रहें, तो उन्हें अगली उम्र में ही ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां दें। जैसे 5 साल का बच्चा है तो वो अपना स्कूल बैग खुद बनाए, वो खुद सुबह उठे अलार्म लगा के, वो अपने कपड़े वगैरह बिस्तर वगैरह ठीक करने में हिस्सा ले। इसी तरीके से उसे बातचीत करनी आनी चाहिए, और उसके अंदर जो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो उससे जो इंसान को रंज होता है उसको कैसे मिटाना है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचकदार रवैये। तो ये इन्हें हम एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं, टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स। तो ये एग्जेक्टिव स्किल्स जो है दिन ब दिन तलबा और तालबात नहीं सीख रहे, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में बहुत कम्पेटिटिव हो गए हैं और उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है, ऊंचे नंबर लेने पड़ते हैं। तो जिसे दुनियादारी कहते हैं ना, वो दुनियादारी में कमजोर रह जाते हैं। और जब तक उनका वास्ता सिर्फ माँ बाप से रहता है
तो उन्हें कोई खास मुश्किल पेश नहीं आती, दुश्वारी नहीं होती, लेकिन घर से बाहर कदम रखते ही बढ़ती हुई उम्र के साथ उनको बेशुमार मसाइल होते हैं। उनको डिप्रेशन होती है, उनको स्ट्रेस होती है, और उनको एंगर के मसाइल होते हैं, और उनको आइडेंटिटी के मसाइल होते हैं। तो वो इस वजह से फिर अपने ज़हन को पुरसुकून रखने के लिए कोई उनको इस तरफ लगा देता है कि चरस पीने, शराब पीने। और ये दुनिया के हर मुल्क का मसला है। जहाँ भी तरक्की हो रही है, जहाँ भी तालीम में लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हर मुआशरे में जो एलीट तबका है, जो ऊंचा तबका है, जितना कोई बड़ा अफसर है, जितना कोई बड़ा मुकाम रखता है मुआशरे में, उतना ही उसका नशे करने का रुझान ज्यादा होता है। और जितना कोई सादा सी पसमानदा जिंदगी गुजार रहा होता है, तो उसके नशे के इम्कान जरा कम होते हैं। तो उसमें ये सीखना बहुत जरूरी है कि जो दुनियादारी कैसे सीखें, लाइफ स्किल्स सीखें बेहतर, और इस तरह बचत हो सकती है। और इसकी बाकायदा ट्रेनिंग मौजूद है, यानी ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। वालिदैन जो है, अगर वो ट्रेनिंग हासिल कर लें तो वो बच्चों को जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। वालिदैन अगर बच्चों के ऊपर एहसान करें तो वो ये होगा कि बच्चों के काम करने छोड़ दें। जो काम बच्चा खुद कर सकता है वो कभी ना करे, बल्कि बच्चा जो काम नहीं भी करना चाहता लेकिन कर सकता है, उसके लिए भी उस पर कोई दबाव रखें। जैसे बाजार से कोई चीजें खरीद के लाना, कोई घरेलू काम काज या इंतजाम में मदद करना। जैसे कोई 15 साल का बच्चा है, तो अगर कोई प्लम्बिंग का काम है तो वो प्लम्बर से वो कराए, या रात को घर कैसे लॉक करते हैं, और दीगर मामला या घर का निज़ाम या किचन का निज़ाम कैसे चलता है, लड़के लड़कियां दोनों सीखें। तो इससे उनको जिंदगी में मसाइल हल करने का तजर्बा हो जाएगा, और चैलेंजेस उनको इतने बुरे नहीं लगेंगे जितने कि उनको लगते हैं। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, आपने शिरकत की। नाजरीन, हमारे पास वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ पेश की है। बुनियादी वजह, क्योंकि वो इस पेशे से मुंसलिक हैं और उनके पास ज़्यादातर पेशेंट आते हैं, इस हवाले से वो बेहतर ही बता सकते थे, और उन्होंने बता दिया है कि इसके असबाब क्या होते हैं, वजूहात क्या होती हैं, किस वजह से ये रुझान बढ़ता जा रहा है, ख़ासकर नई नस्ल में, नौजवानों में, तलबा तालिबात में, ख़ासकर जामियात के तलबा में। वो फिर यही है कि हम उन्हें इस तरह बेलगाम छोड़ देते हैं। घर की ज़िम्मेदारियों से वो लाइलम होते हैं, घर में क्या चल रहा है, रिश्तेदारों में क्या चल रहा है, गांव में क्या चल रहा है, महल्ले में, वो इससे बिल्कुल यकसर किनारा कश होते हैं। और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि जब वो ख़ानदानी मसाइल, खुशी गमी और जो घरेलू जो एक माहौल होता है, उससे जब वो हट जाएगा तो वो ज़ाहिर बात है ऐसी महफ़िल यानी उसको ज्वाइन करेगा, वहाँ पे जाएगा, उन लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ बैठेगा, उठेगा, उनके साथ खाएगा पिएगा, उनके साथ रहेगा, ज़िंदगी बसर करेगा, जो ऑलरेडी इसके आदी हैं। तो फिर खरबूजे को ही देख के रंग पकड़ता है। हमारा एक टॉपिक इंतहाई अहम वो रह गया है, उस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी। अभी हमारा वक्त ख़त्म हुआ है, इजाज़त दीजिए। आप नाजरीन का बहुत शुक्रिया। अपने मेहमानान गिरामी तारिक इस्माइल सागर साहब, मीर कामिल साहब और डॉक्टर सदाकत अली साहब का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने वक्त दिया। अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।